हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में। इससे पहले हम मध्य प्रदेश की दो महत्वपूर्ण जनजातियों को पढ़ चुके हैं। पहला हमने पढ़ा था भील जनजाति, दूसरा हमने पढ़ा था गोंड जनजाति। आज हम पढ़ने वाले मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति के संदर्भ में। अब बैगा जनजाति क्या है, कैसी है, इनकी उत्पत्ति कैसी हुई, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बैगा जनजाति मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान रखती है, तो यह मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो इसके पहले कौन सी हुई, तो सबसे पहले नंबर पे हमने देखा था भील, फिर हमने देखा था गोंड, फिर हम देख रहे हैं बैगा जनजाति। उल्लेख, इस जनजाति का उल्लेख हमें रामायण में मिलता है। अब रामायण में कैसे मिलता है, देखिए रामायण में आपने पढ़ा होगा, आपने सुना भी होगा कि भगवान श्री राम के छोटे भाई भगवान लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था और इस शक्ति बाण के इलाज के लिए भगवान हनुमान जी एक संजीवनी बूटी लेने के लिए एक पूरा का पूरा पर्वत उठा के ला चुके थे। लेकिन उन्हें संजीवनी बूटी के बारे में किसने बताया, तो सुषेण वेद ने बताया। तो रामायण काल के सुषेण वेद जो हैं ये बैगा थे और बैगा अपनी उत्पत्ति इन्हीं से मानते हैं। निवास की बात करेंगे तो बैगा कहाँ पर निवास करते हैं, तो मुख्यतः मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में बैगा देखने के लिए मिलते हैं। मध्य प्रदेश के भी किन जिलों के अंतर्गत, तो बालाघाट और मंडला वाले जिलों के अंतर्गत बैगा देखने के लिए मिलते हैं। उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति किससे हुई है, तो हमने बताया कि सुषेण वेद से ये अपनी उत्पत्ति मानते हैं। इसके साथ में आपको एक और चीज याद रखना है कि ये जो है ये कोलार मुंडा समुदाय के व्यक्ति हैं और कोलार मुंडा समुदाय जो है उसका सीधा संबंध जो है वो झारखंड से है। इसके अलावा बैगा जो है ये कुल्हाड़ी संस्कृति के परिचायक भी माने जाते हैं। अर्थात सबसे पहले यदि किसी ने कुल्हाड़ी उठाई तो ये बैगाओं के द्वारा उठाई गई थी। समुदाय कोलार मुंडा समुदाय के सदस्य हैं। बैगा जनजाति की उपजातियां, अर्थात बैगा को कितने भागों में बांटा गया है, वैसे तो बैगा जनजाति को 6 उपजातियों में बांटा गया है, लेकिन इसमें से 4 महत्वपूर्ण हैं जो हैं बिजवार, नरोतिया, भरोतिया और नाहर। देखिए कठमैना और रायमैना इतनी महत्वपूर्ण नहीं है और इन चारों में से भी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है बिंजवार उपजाति। बिंजवार उपजाति बैगा जनजाति की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध उपजाति है। इसके साथ में ये जो बैगा आपको दिखाई देते हैं, आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में ये आपको दिखाई देते हैं। जिले लगेंगे मंडला, दक्षिण में बालाघाट और सिवनी। बैगा जनजाति का अर्थ क्या होता है, बैगाओं को क्या कहा जाता है, तो बैगा का मुख्य अर्थ होता है पंडा या फिर पुरोहित। बैगा जो है वो चिकित्सक का भी कार्य करते हैं। बैगा जनजाति के आभूषण और वेशभूषा की जब हम बात करते हैं तो बैगा जनजाति की महिलाएं सर पे फंदरी पहनती हैं। फंदरी का मतलब होता है ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये फंदरी पहनती हैं ये अपने सर पे। इसके अलावा इस जनजाति की महिलाएं एक साड़ी पहनती है जिस साड़ी को धोती कहा जाता है और इसे कहीं कहीं कपची भी कहा जाता है। वहीं जो इस जनजाति के पुरुष हैं वो धारण करते हैं लंगोट और पगड़ी। इस जनजाति की महिलाएं नाक में कोई आभूषण नहीं पहनती हैं। देखिए ये जो जनजाति है आपको ज्यादातर महिलाओं की नाक छिदी हुई दिखती है, उनकी नाक में कोई नथ या फिर कोई लौंग रहती है, लेकिन बैगा जनजाति की जो महिलाएं हैं वो नाक में कोई भी आभूषण नहीं पहनती, ना नथ ना लौंग, कुछ भी नहीं। तो ये आपको याद रखना है कि नाक में कोई आभूषण नहीं पहनती है। इसके साथ में यह जो जनजाति है यह गुदना प्रिय जनजाति है और गुदना का अर्थ होता है अभी वर्तमान का टैटू। गुदना जो है यह तेल में काजल को मिलाकर घोल बनाकर लगाया जाता है। ये सुई से बनाया जाता है और सुई से इसकी मनमोहक आकृतियां दी जाती हैं। विवाह की बात करेंगे तो बैगा जनजाति में प्रमुख कौन कौन से विवाह होते हैं, लमसेना विवाह, चोर विवाह
उठाना विवाह, मंगनी या फिर चढ़ विवाह और होता है पैठुल विवाह। जब हम पैठुल विवाह की बात करते हैं तो ये एकदम सामान्य विवाह है, जैसा बाकी सारी जगह होता है तो वैसा ही। मंगनी या चढ़ विवाह की बात करें तो ये आज का अरेंज मैरिज है, मतलब लड़के के परिवार वाले जाते हैं, लड़की का हाथ मांगते हैं, लड़की के घर वाले हाँ बोलते हैं, दोनों का विवाह तय हो जाता है। तो वो हो गया मंगनी और चढ़ विवाह। उठाना विवाह जो है एक तरीके का बैगा जनजाति में प्रमुख विवाह है। चोर विवाह और इसके बाद हम देखते हैं लमसेना विवाह। लमसेना विवाह का मतलब ये है कि जब दामाद है वो घर जमाई बन के रहने लगता है तो उसे लमसेना विवाह कहा जाता है। इसके अलावा ये दोनों उतने महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हमने ज्यादा इनकी डिटेल नहीं की। प्रमुख नृत्य बैगा जनजाति के द्वारा कर्मा, सैला, दादरिया आदि नृत्य किए जाते हैं। तो बैगा जनजाति कर्मा, सैला और दादरिया नृत्य के बारे में भी जानी जाती है। इसके अलावा एक चीज और आपको याद रखनी है, द बैगा जनजाति के ऊपर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है द बैगाज, और एक और लिखी गई है जिसका नाम है बैगा जनजाति का समाज शास्त्रीय अध्ययन। यह किताब लिखी गई है मेघा देशपांडे के द्वारा। और द बैगास की बात करते हैं तो ये किताब लिखी थी वेरियर एल्विन ने। सहरिया जनजाति, बैगा जनजाति को हमने कवर कर लिया, अब सहरिया जनजाति की बात करेंगे। सहरिया जनजाति जो है इनका विस्तार किस क्षेत्र में है? इस जनजाति का विस्तार मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी आदि जिलों में हमें दिखाई देता है। अर्थात कौन सा क्षेत्र है ये? तो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में हमें सहरिया जनजाति का निवास दिखाई देता है। इसके अलावा स्थान की हमने बात कर ली कि मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान रखता है इस जनजाति के द्वारा, तो यह मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। तो मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। उत्पत्ति की बात करते हैं तो इस जनजाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इस जनजाति की उत्पत्ति के बारे में हमें क्लियर साक्ष्य नहीं मिलते हैं। विशेष देखिए, ये जो जनजाति है ना, इस जनजाति का संग्रहालय बनाया गया है सहरिया जनजाति संग्रहालय, जो कि बना है श्योपुर जिले के अंतर्गत। यह जनजाति जो है एक संयुक्त परिवार में निवास करती है एवं पितृसत्तात्मक परिवार में निवास करती है। ये जनजाति कुपोषण का शिकार है और इस जनजाति के निवास स्थान को सहराना कहा जाता है। जैसे कि हमने देखा कि भीलों के निवास स्थान को हम फालिया कह रहे थे, वैसे ही जो सहराना है वो इन जनजातियों के निवास स्थान को कहा जाता है। एक चीज और आपको याद रखनी है कि इन जनजाति के पंचायतों का मुखिया जो है वो पटेल कहलाता है। पटेल के बारे में आपने सुना होगा कि जो मुखिया होता है गांव का उसे पटेल कहा जाता है, तो वैसे ही सहरिया जनजाति के गांव के मुखिया को भी पटेल ही कहा जाता है। सहरिया जनजाति के नृत्य लहड़ी, तेजाजी, दुलदुल घोड़ी और नृत्य रागनी जो है वो सहरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं, आपको याद रखना है। फिर बात कर लेंगे भारिया जनजाति। भारिया जनजाति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और इसका महत्वपूर्ण होने का मेन कारण यह है कि यह जनजाति भारत की अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में शामिल है। तो भारत की सबसे ज्यादा पिछड़ी जनजाति कौन सी है? पहली है बैगा, दूसरी है भारिया और तीसरी है सहरिया। तो ये तीनों जनजाति जो हैं वो भारत सरकार के द्वारा अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों में शामिल की गई हैं, बैगा, भारिया और सहरिया। सबसे पहले हम बात करेंगे अब भारिया जनजाति की। तो भारिया जनजाति का विस्तार कहाँ पर है? तो इसका विस्तार है मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद, हरदा वाले क्षेत्र में। ये जनजाति मुख्यतः पहाड़ों में निवास करती है। हरदा, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, शिवनी आदि क्षेत्रों में। भारिया जनजाति की उत्पत्ति की बात करते हैं हम, तो भारिया जनजाति की उत्पत्ति जो है वो बघेल खंड के एक राजा रहे हैं जिनका नाम रहा है राजा कर्ण, इनसे मानती है।
तो भारिया जनजाति अपनी उत्पत्ति बघेलखंड के राजा कर्ण से मानती है। इस जनजाति के मूल निवास की बात करेंगे तो यह जनजाति मूलतः जो है वो छत्तीसगढ़ की जनजाति है। प्रमुख बोली, भारिया जनजाति जो है वो भरनोती बोली बोलती है। प्रमुख खाद्य पदार्थ, ये जनजाति मुख्यतः कोदो कुटकी भोजन में लेती है और इसके साथ साथ में पेज पीती है। अब पेज क्या है, ऐसा तो नहीं कि कॉपी के पन्नों को घोल के पी जाए, नहीं। पेज जो होता है एक प्रकार का खाद्य पदार्थ होता है। ये चावल के आटे से या किसी भी प्रकार के आटे से बनता है। मुख्यतः हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसको मटके में, जो मिट्टी का मटका होता है ना, उसमें रख कर बनाया जाता है, पकाया जाता है, उसे पेज कहते हैं। आज भी गाँव के लोग बहुत ज्यादा ये पेज पसंद भी करते हैं और पीते भी हैं। गांव, इनके गांव को क्या कहा जाता है? जैसे हमने सभी जनजातियों में देखा कि इनके गांव को क्या कहा जाता है, तो वैसे ही भारिया जनजाति के गांव को ढाना कहा जाता है। युवा ग्रह, युवा ग्रह क्या होता है? देखिए, किसी भी जनजाति के द्वारा अपनी संस्कृति को बचाने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए अपने से छोटे लोगों को अपनी संस्कृति को सिखाना होगा उनको, तो उन सिखाने वाले जो स्थान होते हैं उन्हें युवा ग्रह कहते हैं। कि वहाँ पे लोग आते हैं, एक गुरुकुल जैसे समझ सकते हैं कि सामाजिक सांसारिक चीजें लोग वहाँ के सीखते हैं, तो उसे कहा जाता है युवा ग्रह। तो भारिया जनजाति का जो युवा ग्रह है वो कहलाता है रंग भंग। प्रमुख देवता, भारिया जनजाति के प्रमुख देवता की हम बात करते हैं तो भारिया जनजाति जो है इसके प्रमुख देवता होते हैं बूढ़ा देव। और बूढ़ा देव को हमने ऑलरेडी देखा था कि बूढ़ा देव जो है वो गोंड जनजाति में भी प्रमुख देवता ही थे। अब 2 मिनट भारिया जनजाति की डिटेल समझिए। भारिया जनजाति भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में शामिल है। यह जनजाति हरदा, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट वाले जिले में निवास करती है, जिसमें प्रमुखता हमें हरदा, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा जिलों को याद रखना है। इसमें से भारिया जनजाति सबसे ज्यादा जो निवास करती है वो छिंदवाड़ा जिले की तामिया तहसील के अंदर निवास करती है। छिंदवाड़ा जिले की तामिया तहसील के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है पातालकोट। यह जो पातालकोट है, यहाँ पर कुल जितनी जनसंख्या निवास करती है उस जनसंख्या का 90% भारिया जनजाति की जनसंख्या है। एक चीज ये क्लियर हुई। अब दूसरी चीज, भारिया जनजाति जो है वो खाद्य पदार्थ में पेज का यूज करती है और इसके साथ ही साथ में वो कोदो और कुटकी का भोजन करती है। भारिया जनजाति जो है, इस जनजाति को बहुत ही मुश्किल से पानी प्राप्त हो जाता है क्योंकि बहुत ही नीचे निवास करते हैं ये पातालकोट में। इसके अलावा आपको एक और चीज याद रखनी है कि भारिया जनजाति के प्रमुख देवता बूढ़ा देव है, जैसे कि हमने गोंड जनजाति में पढ़ा था। इस जनजाति के युवा ग्रह को रंग बंग के नाम से जाना जाता है और इस जो जनजाति है, इस जनजाति के गांवों को ढाना कहा जाता है। इतनी चीजें क्लियर हैं। विवाह प्रथाओं की बात करते हैं कि भारिया जनजाति में किस किस प्रकार से विवाह होते हैं। तो पहला विवाह है लमसेना विवाह, सेम वही जमाई वाला, कि इस विवाह में लड़का जो है वो घर जमाई आके रहता है। मंगनी विवाह मतलब अरेंज मैरिज। पांडा विवाह या पंडा विवाह जो है, इसका संबंध होता है विवाहित महिलाओं के पुनः विवाह से, अर्थात जो विवाहित महिलाएं हैं उनके पुनर्विवाह जब कराया जाता है तो ये पंडा विवाह होता है। राजी बाजी विवाह जो है ये लव मैरिज है। देखो, मंगनी अरेंज मैरिज हो गई, लव मैरिज दोनों एक साथ हो गया। तो इस जनजाति में होता है नृत्य। इस जनजाति का सबसे प्रमुख नृत्य जो है वो है भड़म। इसके अलावा जो बाकी नृत्य आपको याद रखने हैं, अहिराई, सैला, कर्मा और सेतम। देखो, कर्मा तो गोंड जनजाति का प्रमुख हो गया, सैला बेगा जनजाति का प्रमुख हो गया, भड़म जो है वो इस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। फिर बाकी आपको याद रख सकते हैं आप। पातालकोट, पातालकोट के बारे में हमने बहुत सारी डिटेल देखी है अभी, और अभी हम और देखने वाले हैं। देखिए, एक हरी भरी झाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी। पातालकोट का जो एरिया है आप उसको समझिए। ये जो एरिया है ना, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक खाई है नीचे, और इस खाई के भीतर में लगभग 79 किलोमीटर के अंदर पातालकोट नीचे स्थित है। तो इतने अंदर पातालकोट स्थित है। इसके अलावा ये जो पातालकोट है ये किस जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है, यह जो पातालकोट है ये पड़ता है छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत। देखिए,
जो मध्य प्रदेश की उच्च भूमि है, जहां पर संपूर्ण मध्य प्रदेश स्थित है, इस उच्च भूमि से लगभग 79 किलोमीटर अंदर यह पातालकोट स्थित है। और इतने नीचे स्थित होने के कारण यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, और पहुंचती भी है तो बहुत ही कम समय के लिए। जिसका मुख्य कारण क्या है, देखिए, सूरज किस दिशा से उदित होता है, तो आपको पता है पूर्व दिशा से। पूर्व दिशा इस साइड है। अब सूरज जब यहाँ से उदित हो रहा है तो एकदम से रोशनी यहाँ तो पहुंचेगी नहीं, यहाँ से बह जाएगी। जब सूरज यहाँ आएगा तब आएगी रोशनी पातालकोट के भीतर में, और तब भी पूरे एकदम नीचे तक नहीं आ पाएगी। जब सूरज एकदम सर पे आएगा तब यहाँ पर रोशनी पहुंचेगी एकदम डायरेक्ट पातालकोट में, और जैसे ही सूरज थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो रोशनी खत्म हो जाएगी। अर्थात यह वह स्थान है जहाँ पे सूर्य की रोशनी बहुत ही कम समय तक पहुंचती है। सूर्योदय यहाँ पर बहुत देरी से होता है और सूर्यास्त बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है। 79 किलोमीटर भीतर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर कुल लगभग 23 गांव है, जिन 23 गांवों में से कम 12 गांव जो है वो बसे हुए हैं, मतलब आबादी वाले गांव हैं, यहाँ पर लोग रहा करते हैं। इसके अलावा ये जो है, जो पातालकोट पूरा क्षेत्र है, यह घोड़े की नाल के आकार का है। अब घोड़े की नाल क्या होती है, देखिए, घोड़े की नाल जो होती है ना, वो कुछ इस प्रकार के आकार की होती है, अर्ध चंद्रमा के आकार की। घोड़े की नाल का मतलब ये है, जो घोड़ा होता है उसके पैर के पास जो खुर लगे होते हैं वो घुर ना जाए, इसके लिए घोड़े के पैरों पर नाल ठोकी जाती है, और ये नाल उसके पैरों को घुरने से बचाती है और घोड़े को तेज दौड़ने में मदद भी करती है। तो इस नाल के आकार का है पातालकोट, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है कि पातालकोट का आकार किस प्रकार का है। यहाँ पर रहने वाली कुल जनजातियों का 90% जो है वो भारिया जनजाति है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोरकू जनजाति की। अर्थ, कोरकू जनजाति का अर्थ क्या होता है, कोरकू शब्द का क्या अर्थ होता है। सबसे पहली बात, कोरकू शब्द का अर्थ होता है मानवों का समूह, पूर्वज। कोरकू जनजाति अपने पूर्वज मानती है राजपूतों को, अर्थात इसका ये कहना है कि इसकी उत्पत्ति जो है वह राजपूतों से हुई है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि भीलों की उत्पत्ति वो महाराणा प्रताप से मानते हैं, भिलाला, वैसे ही कोरकू जनजाति के जो लोग हैं वो अपनी उत्पत्ति राजपूतों से मानते हैं। निवास की बात करेंगे, यह जनजाति मुख्यतः सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर निवास करती है। जिले कौन से लगेंगे, तो हरदा, होशंगाबाद, बैतूल आदि जिलों में यह जनजाति निवास करती है। प्रमुख व्यवसाय, इस जनजाति का प्रमुख व्यवसाय है या तो कृषि करना, या तो फिर तेंदुपत्ता जो होता है उसका एकत्रीकरण करना, तेंदुपत्ते को जोड़ना। तेंदुपत्ते से पत्तल बनाई जाती है, आपको पता होगा, दोने को रेडी किए जाते हैं, और तेंदुपत्ते का प्रयोग बीड़ी बनाने के भी किया जाता है। उपजातियां, कोरकू जनजाति की 2 उपजाति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखनी है। पहली को हम जानते हैं राज कोरकू के नाम से, और दूसरी जो जनजाति है उसे हम पोथारिया के नाम से जानते हैं। राज कोरकू वो लोग होते हैं जो कि भूस्वामी होते हैं या फिर जमींदार होते हैं। भूस्वामी या फिर जमींदार वाले कोरकू जो है वो राज कोरकू के नाम से जाने जाते हैं, और पोथारिया उन्हें कहा जाता है जो कि पचमढ़ी वाले क्षेत्र में रहते हैं। इसके अलावा कोरकू की अन्य उपजातियों की जब हम बात करते हैं तो कोरकू को उमा कोरकू, कोथड़िया कोरकू और बोंडई कोरकू के नाम से भी जाना जाता है। तो उमा कोरकू, कोथिड़िया कोरकू और बुंडई कोरकू के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख देवता, कोरकू जनजाति के प्रमुख देवता ये प्रकृति पूजक होते हैं, इस कारण से ये सूर्य देवता और चंद्रमा देवता, बूढ़ा देव और दूल्हा देव को अपने देवता मानते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा और बूढ़ा देव। देखिए, जनजाति में 2 इंपॉर्टेंट बस आपको याद रखनी है, पहली राज कोरकू और दूसरी पोथारिया। राज कोरकू जो है ये प्रमुख है क्योंकि ये भूस्वामी हुआ करते थे और जमींदार हुआ करते थे। पोथारिया पचमढ़ी में निवास करने वाले। प्रमुख विवाह की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोरकू जनजाति में लमसेना विवाह होता है। इसके अलावा एक चड़ विवाह होता है,
एक मंगनी विवाह होता है, मतलब अरेंज मैरिज होती है, और एक होता है हठ विवाह। लमसेना विवाह जवाई वाला है और बाकी ये दोनों सामान्य है। हठ विवाह जो है, ये विवाह थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसमें क्या होता है, जिस भी लड़की को जिस लड़के के साथ शादी करनी है वो उसके घर में जाके बैठ जाती है कि भाई मैं तो नहीं जा रही, मेरी तो शादी करवा दो। अब घर वाले मानते नहीं है, लेकिन फिर भी वो लड़की वहीं बैठी रहती है। और ये सब देखने के बाद जब पता चल जाता है कि भाई इनके घर में कोई लड़की आके बैठ गई है, तो फिर ये हठ विवाह समाज की अनुमति से कर दिया जाता है। इसे ही हठ विवाह कहते हैं। प्रमुख नृत्य, कोरकू जनजाति के द्वारा एक विशेष प्रकार का नृत्य किया जाता है जिसको कहा जाता है चटकोरा नृत्य। नेक्स्ट हम देखते हैं कोल जनजाति। कोल जनजाति को कोलारियन भी कहा जाता है। इसके अलावा उत्पत्ति की जब हम बात करते हैं तो कोल जनजाति जो है, यह जनजाति गंधार पुत्र कोल को अपना पिता मानती है और अपनी उत्पत्ति सबरी माता से मानती है। अन्य नाम की बात करते हैं तो इन्हें कोलारियन भी कहा जाता है। उपशाखाओं की बात करें तो इनकी कुल 22 उपशाखाएं हैं। जब कोल जनजाति के नृत्य की हम बात करते हैं तो यह एक विशेष प्रकार का नृत्य करती है जिसे दहका कहा जाता है। तो दहका नृत्य किसके द्वारा कराया जाता है? कोल जनजाति के द्वारा किया जाता है, आपको याद होना चाहिए। प्रमुख देवता की जब हम बात करते हैं तो कोल जनजाति जो है वो ठाकुर देव को अपना प्रमुख देवता मानती है और ठकुराइन दाई की भी पूजा करती है। इसके अलावा बूढ़ा देव की भी यह पूजा करती है। ठाकुर देव, शारदा माता और ठकुराइन माता की पूजा करती है। प्रमुख व्यवसाय, कोल जनजाति के द्वारा प्रमुख व्यवसाय पहला होता है कृषि, दूसरा होता है पशुपालन, तीसरा हमें दिखाई देता है शिकार आदि इस जनजाति के प्रमुख व्यवसाय हैं। उपजातियों की जब हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा कि कोल जनजाति की जो है वो 22 उपशाखाएं हैं, लेकिन उपजातियों में रौतिया, भड़ोतिया, दशोरा और कठौतिया दिखाई देती हैं। तो ये जो है ये 4 इसकी प्रमुख उपजाति है। और इसके अलावा और भी उपजाति हैं, क्योंकि 22 उपशाखाओं में, इतनी बड़ी उपशाखाओं में कोल जनजाति बटी हुई है, इस कारण से हमें और भी उपजातियां दिखाई देती हैं। पनिका जनजाति, बात कर लेते हैं कि पनिका जनजाति जो है वो कहाँ पर निवास करती है। तो क्योंकि यह जनजाति मध्य प्रदेश में ना निवास करके ज्यादातर छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में निवास करती है। मध्य प्रदेश में निवास पूछा जाए तो रीवा और सिंगरौली वाले जिलों में इसका निवास है। रीवा, सिंगरौली, सीधी, वे जिले जो कि छत्तीसगढ़ से सीधे लगे हुए हैं, उन जिलों में इस जनजाति का निवास है। उपजाति की जब हम बात करते हैं, पनिका जनजाति को 2 भागों में बांटा गया है। पहली जो उपजाति होती है उसे कहा जाता है प्रथम पनिका, और दूसरे जो होती है उन्हें कहा जाता है कबीर पनिका या कबीर पंथी पनिका। अच्छा, आपको पता होगा कि संत कबीर जो हैं उनके जन्म के समय उन्हें त्याग दिया गया था। इसके बाद उनका पालन पोषण एक पनिका महिला ने किया। इस कारण से संत कबीर को मानने वाले जो लोग हैं वो कबीर पंथी पनिका कहलाते हैं। वहीं जो लोग नहीं मानते उन्हें प्रथम पनिका कहा जाता है। पनिका जनजाति की जब हम बात करते हैं तो विवाह, इस जनजाति में किस प्रकार के विवाह होते हैं? तो इस जनजाति में मुख्यतः होता है लमसेना विवाह, घर जमाई वाला, या फिर इस जनजाति में होता है घुसपैठिया विवाह। इसके अलावा अरेंज मैरिज भी होती है जिसे मंगनी विवाह कहा जाता है, जिसमें बकायदा लड़के के घर वाले आकर लड़की को लेके जाते हैं अपने साथ में। इस जनजाति में एक और विवाह होता है जिसे कहा जाता है देवर भाभी विवाह। अब ये कौन सा विवाह है? देखिए, देवर भाभी जो विवाह है ना, इस विवाह के तहत अगर किसी के बड़े भाई की मृत्यु हो जाए और उसकी भाभी विधवा हो जाए, और अगर वो चाहे तो ये देवर भाभी के विवाह के तहत विधवा महिलाओं के साथ विवाह किया जा सकता है देवर का। तो इस प्रकार से यह विवाह हमें देखने के लिए मिलता है। व्यवसाय की बात करते हैं तो पनिका जाति जो है वह मुख्यतः वस्त्र बुनाई का कार्य करती है, वस्त्रों को बुनती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पारधी जनजाति की। अब पारधी जनजाति के बारे में देखो, क्या चीजें याद रखनी है पहले याद कर लो। पारधी जनजाति जो है वो एक आखेटक जनजाति है। आखेटक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आखेट करने वाला, और आखेट का मतलब होता है शिकार करना।
तो यह जनजाति एक आखेटक जनजाति है जो कि आखेट करती है, शिकार करती है। तो सबसे ज्यादा शिकारों के लिए और अपराधों के लिए जाने जाने वाली जो जनजाति है वो है पारधी जनजाति। सबसे ज्यादा अपराध करती है यह जनजाति। इस जनजाति के द्वारा ही पहले के समय में चीतों को प्रशिक्षण दिया जाता था शिकार करने का। इसके अलावा ये जनजाति मुख्यतः शिकारी है। और ये जो है बघेलिया, आपने सुना होगा बघेलिया, कि बघेलिया आता है और हमने बहुत सारी कहानियों में सुना है ना, बघेलिया आता है जाल वगैरह बिछाता है, तो बघेलिया कहा जाता था इन्हें। इस जनजाति की जब हम बात करते हैं तो इसका निवास मध्य प्रदेश के भोपाल, सीहोर और रायसेन जिलों में है। अर्थात मध्य प्रदेश के एकदम बीचों बीच वाले जिलों में। कौन कौन से जिले? एक है हमारा भोपाल, दूसरा है सीहोर और तीसरा है रायसेन। तो भोपाल, सीहोर और रायसेन जिलों में हमें पारधी जनजाति देखने के लिए मिलती है। इस जनजाति की 6 उपशाखाएं हैं, 6 उपजातियां हैं जो हमें याद नहीं रखनी। हमें जो याद रखनी है वो है चीता पारधी, फांस पारधी, जो चीता पारधी है ना, ये वह पारधी जनजाति के लोग हैं जो कि पहले के समय में चीते को प्रशिक्षण दिया करते थे कि कैसे शिकार करना और चीता पाले करते थे। फांस पारधी की बात करते हैं तो ये वो लोग हैं जो कि जाल बिछाकर शिकार करते हैं, उन्हें ही फांस पारधी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक आते हैं गोसाई पारधी। गोसाई पारधी वे लोग होते हैं जो कि भगवा वस्त्र धारण करते हैं, भगवा वस्त्र धारण करते हैं और ये लोग हिरण का शिकार करते हैं, तो इन्हें गोसाई पारधी के नाम से भी जाना जाता है। इस जनजाति के कुछ लोग बंदर नचाने का काम अर्थात मदारी का काम भी करते हैं। आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।